मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने YouTube चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूँ। आज बात बिहार में गरीबी की। मित्रों, बिहार एक बहुत बड़ा राज्य है पूरे देश में। एक सबसे बड़ा नहीं है लेकिन बड़ा है। जनसंख्या के हिसाब से दूसरा या तीसरा होगा, पक्का मुझे पता। लगभग 13 करोड़ से ऊपर ही जनसंख्या है इसकी, तो दूसरा या तीसरा होगा, ठीक ठीक याद नहीं है मुझे। शायद दूसरा ही हो या तीसरा हो, महाराष्ट्र के बाद दूसरा हो, क्योंकि लोकसभा के सदस्यों की संख्या में तो यह अब छोटा हो गया है, पहले बड़ा था। खैर जो भी हो वह मुद्दा नहीं है, मुद्दा बिहार की गरीबी है। 2023-24 में विकिपीडिया पर जो सूचना है उसके आधार पर 2023-24 वित्तीय वर्ष में बिहार की प्रति व्यक्ति आय 66,828 रुपये है, और यह भारत के सारे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे निचले पायदान पर है, माने 33वें स्थान पर। उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सबसे पीछे है। ये सबसे कम है यहाँ की प्रति व्यक्ति आय, जबकि 60 के दशक तक यह राज्य एक अच्छा राज्य गिना जाता था हर दृष्टिकोण से। तो गरीबी का आलम तो आंकड़ों में दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा गरीब है। मैं तो बिहार का ही हूँ। गांव में कुछ स्थिति तो दिखती है, गरीबी। लोगों के पास कुछ ज़मीनें भी है तो भी उनके स्थिति ठीक नहीं है। अगर कोई बड़ा काम उनके घर में आ जाए, शादी हो, श्राद्ध हो, इलाज हो, तो शायद उनको खेत सूद भरना, ब्याज पर देना पड़ता है, पट्टे पर ब्याज पर देना पड़ता है, या फिर बेचना पड़ जाता है। खैर उसकी अलग समस्या है, लेकिन गरीबी है। दलित वर्गों में और ज़्यादा गरीबी है। अच्छा, जो सबसे बेहतर स्थिति में इस देश में सबसे बेहतर राज्य जो है वो सिक्किम है। पहले गोवा हुआ करता था, अब सिक्किम है। तो सिक्किम की प्रति व्यक्ति आय लगभग 5 लाख रुपए है, और उससे थोड़ा कम गोवा का है। लेकिन बिहार सबसे नीचे है, 33वें पायदान पर है। अच्छा, कारण यही है कि बिहार में कृषि भी कोई ऑर्गेनाइज ढंग से नहीं होती है। सिंचाई की सुविधा कम है, बहुत कम है। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों की तुलना में सिंचाई की सुविधा बहुत कम है, तो कृषि भी उतने फायदेमंद नहीं। उद्योग धंधे कम हैं। जो बड़े स्तर के उद्योग धंधे थे, बंटवारे के बाद सब झारखंड में चले गए। कोयला और लोहा आधारित उद्योग, तो इंडस्ट्री है नहीं। शिक्षा में स्थिति पहले जो थी उससे थोड़ी खराब हो गई है। शिक्षा की भी स्थिति सुधर नहीं रही है। यहाँ डिग्री घोटाला, तो बिना स्कूल गए पास करने वाली प्रवृत्ति, बिना स्कूल गए, बिना कॉलेज गए पास करने वाली प्रवृत्ति, नकल के आधार पर पास करने की प्रवृत्ति आदि ज़्यादा है। तो शिक्षा में भी हमारे यहाँ गुणात्मक स्तर बहुत नीचे है। तो शिक्षा भी ज़्यादा आय नहीं अर्न कर पा रही है, कृषि भी आय नहीं अर्न कर पा रही है, उद्योग धंधे भी आय नहीं अर्न कर पा रहे, क्योंकि उद्योग धंधों की कमी है, पूंजी की भी कमी है। बैंक जो है ज़्यादा ऋण नहीं देते हैं। बिहार में एक लोन देने का एक पैमाना होता है, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। बैंक में कितना रुपया जमा हुआ किसी राज्य में और कितना रुपया उसमें से कर्ज दिया गया। तो बिहार का रेशियो लगभग 60 है और पूरे देश का रेशियो लगभग 80 है। माने यहाँ 100 रुपया जमा होता है तो 60 रुपया कर्ज दिया जाता है, जबकि पूरे देश में 100 रुपया बैंक में जमा होता है तो उसमें से 80 रुपया कर्ज दिया जाता है। यहाँ के पैसे यहाँ के बैंक वाले अपने दूसरे राज्य के बैंकों और दूसरे राज्य के बैंकों में शाखाओं में पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं कर्ज देने के लिए। माने यहाँ के लोगों के पास पैसा जमा तो होता है लेकिन कर्ज नहीं दे पाते हैं, लोगों को कम देते हैं, बैंक देना नहीं चाहते हैं।
बोलते हैं यहाँ रिकवरी रेट बहुत पुअर है, एनपीए यहाँ का सबसे ज़्यादा है। यहाँ का एनपीए 7.57% है, जबकि पूरे देश का 2 कुछ % है। खैर वो एक अलग बात है, लेकिन बैंक कर्ज नहीं देते यह तो देखता है, क्योंकि क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो कम है, बहुत कम है। कहाँ राष्ट्रीय स्तर पर 80 है, यहाँ 58 है, 60 है, 60 के लगभग है, वही 58 पॉइंट समथिंग है। तो बैंक पूंजी दे तो हो सकता है कुछ और आय के साधन बने, बैंक को देना चाहिए, देते नहीं। तो उद्योग धंधे, इसका उपाय यही है कि उद्योग धंधे लगे, बैंक ज़्यादा कर्ज दें, शिक्षा का स्तर सुधरे। बिहार में कर्ज की मांग तो है, लोग मांगते हैं, लेकिन लोग शिकायत करते हैं कि मिलती नहीं। क्यों नहीं मिलती, उसके बारे में भी लोगों के अपने अपने विचार हैं। मुझे कोई प्रमाण मिलेगा तो मैं बताऊंगा। लोगों के कहने हैं कि कर्ज देने में, किसानों से कर्ज देने में पहले ही कमीशनबाजी होती है। हो सकता है, इसका कोई प्रमाण मेरे पास नहीं है, सुनने में आएगा तो मैं बताऊंगा। सुनने में ही आता है, कोई प्रमाण नहीं। लेकिन कर्ज की जरूरत है, वह आगे मैं बताता हूँ। अब देखिए, सरकार बहुत तरह की कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, पेंशन दे रही है, जीविका दीदी को सस्ते दर पर कर्ज दे रही है, लेकिन लाखों बिहारियों का पैसा सहारा में फंसा हुआ है, करोड़ों में, उसको वापस दिलवाने की कोई चिंता किसी को नहीं है। तो पैसे हैं, वो सही ढंग से लग नहीं रहे हैं, और पैसे लोग लगा रहे हैं तो उस पर आय नहीं हो रही है। सहारा में इतने लोगों ने पैसे लगाए, आय तो हुई नहीं, तो आय की स्थिति क्या सुधरेगी। सहारा में बिहारियों के बहुत पैसे लगे हुए। तो इसका उपाय तो वही है, शिक्षा में सुधार हो, उद्योग धंधों में सुधार हो, और पूंजी में स्थिति सुधरे, बैंक कर्ज दें। अभी देखिए, यहाँ बैंक तो कर्ज नहीं दे रहे हैं, लेकिन एनबीएफसी कर्ज दे रहे हैं। अभी एक घटना घटी है, 29 जून के अखबार की खबर है। ये गुठनी सिवान से लोन रिकवरी एजेंट के उत्पीड़न से परेशान महिला ने की आत्महत्या। लोन की जरूरत तो है, बैंक नहीं देते हैं। एनबीएफसी वाले रिकवरी एजेंट भेज करके बहुत परेशान करते हैं। एक इंस्टॉलमेंट नहीं दिया, बेचारे की इतना बेइज्जत किया कि महिला ने, बेचारी ने जान दे दी अपनी। ये लिखा हुआ है, गुटनी थाना क्षेत्र के मिसरौली में शनिवार की सुबह लोन रिकवरी एजेंटों की प्रताड़ना से आहत महिला ने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। देखिए, लोन की जरूरत तो है, बैंक से नहीं मिला, एनबीएफसी से मिला। एनबीएफसी वाले बड़े दुर्दांत तरीके से पेश आते हैं। मृत सुशीला देवी गांव के ही मुकेश राम की पत्नी थी। परिजनों ने बताया कि सुशीला देवी ने 1 साल पहले माइक्रो फाइनेंस कंपनी से कैटरिंग व्यवसाय के लिए 65,000 रुपये लोन लिया था, जिसका प्रति माह किस्त के रूप में 2570 रुपये का भुगतान करना था। 11 जून को किस्त देने की स्थिति थी। किस्त का भुगतान नहीं होने पर शनिवार की सुबह माइक्रो फाइनेंस कंपनी के 3 रिकवरी एजेंट उसके दरवाजे पर आ धमके और लोन के पैसे का भुगतान करने के लिए दबाव बनाने लगे। इस पर महिला ने उनसे कहा कि उसके पति काम पर गए हैं, शाम को जाएंगे तो भुगतान कर देंगे। आसपास के लोगों ने बताया कि इस दौरान रिकवरी एजेंट महिला से गाली गलौज करने लगे। रिकवरी एजेंट ने किस्त जमा नहीं करने पर उठाकर बैंक ले जाने की धमकी दी। इससे आहत महिला ने कमरे के अंदर जाकर पंखे से लटक कर आत्महत्या कर दी। तो लोन की ज़रूरत है, बैंक वालों को लोन देना चाहिए, पूंजी मिलेगी तो लोग रोजगार करेंगे तो आय बढ़ेगी, लेकिन बैंक वाले देना नहीं चाहते। मैंने एक वीडियो बनाया था कि बैंक वाले वही कहते हैं, एनपीए यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो बिहार की स्थिति, गरीबी की स्थिति कैसे सुधरेगी यह पता नहीं। पता तो वही है कि पूंजी मिले, शिक्षा का सुधार हो, उद्योग धंधे लगे। एग्रीकल्चर जो है उसमें जो बहुत बड़ा कठिन काम है वो हो नहीं सकता है। लैंड होल्डिंग जो है छितराई हुई है, एक जगह नहीं। किसी को 3 एकड़ ज़मीन है तो 10 जगह है, 15 जगह है, एक जगह नहीं। एक जगह अगर 3 एकड़ हो तो खेती में पूंजी कम लगेगी और उत्पादन भी बेहतर होगा। तो ये सब समस्या है, निदान किया जा सकता है, लेकिन अब कैसे होगा। एक मेरे दिमाग में एक और बात आती है जो लोगों को अच्छी नहीं लगेगी। जो बिहारी नौकरी में हैं वे रिटायरमेंट के बाद बिहार में आकर रहें तो अच्छा होगा, कृपा होगी उनकी। लेकिन उसमें दिक्कत है, उनको यह बात पसंद नहीं आएगी, क्योंकि बिहार तो ऐसे ही बदनाम है 2005 तक के जंगल राज के बाद। और अभी भी
बहुत स्थिति अच्छी नहीं है। पग पग पर भ्रष्टाचार है। ब्लॉक में, अंचल में, थाने में, सब जगह भ्रष्टाचार चरम पर है। सामाजिक माहौल और सरकारी तंत्र की हालत संतोषजनक नहीं है। बहुत यहाँ रहने में बहुत जद्दोजहद करना पड़ता है। अगर आप ट्रेन में जाएंगे, आपके पास रिजर्वेशन है, एसी का भी है, एसी 3 टायर का भी रिजर्वेशन है, तो उसमें डेली पैसेंजर लोग बिना टिकट वाले या साधारण टिकट वाले आकर बैठ जाएंगे। स्लीपर में भी आकर बैठ जाएंगे आपकी सीट पर और बोलेंगे आप दूसरे पर बैठ जाइए। तो ये जद्दोजहद होगी। आप बस में यात्रा करेंगे, लोकल बसेज में, ठीक है, शहर में थोड़ा कम, बड़े शहर में, पटना में कम मिलता है, लेकिन अन्य छोटे शहरों में तो उनके ड्राइवर और खलासी बात बात में गाली ही देंगे। मैं भी बिहार का आदमी हूँ और मुझे अनुभव अपने आधार, बात बात में गाली से ही बात करेंगे आपस में, आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो ये सब दिक्कत है। बस में चलेंगे तो दिक्कत, ट्रेन में चलेंगे तो दिक्कत, ऑटो में चलेंगे वहाँ भी दिक्कत है। वे 5 सवार, 2 सवार, 3 सवारी आगे सीट पर कभी कभी बैठाते हैं, 2 तो बैठाते ही बैठाते हैं। ये जो बैटरी वाली जो गाड़ी है, गांव से आप जब जाएंगे, जैसे मैं गांव जाता हूं तो बिहार शरीफ से मेरा गांव 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर है, तो उसमें वो लोग 3-3, 6, 2, 8 पैसेंजर बैठाते हैं, 8-9 बैठाते हैं पैसेंजर, जबकि 4 से अधिक, 5 से ज़्यादा नहीं बैठाना चाहिए। तो ये सब जद्दोजहद बिहार में होती है। तो कौन रिटायरमेंट के बाद बिहार आएगा? अच्छा, रंगदारी फंगदारी तो होते ही रहती है, अभी भी वो बंद नहीं हुई है। तो मैं रिटायर हुए लोगों से अनुरोध तो करता हूं, लेकिन कैसे कहूं कि आप सचमुच आइए और बिहार के विकास में अपना योगदान दीजिए, क्योंकि वे आएंगे, रहेंगे, खर्च करेंगे, घर बनाएंगे तो बिहार का विकास होगा। लेकिन हाँ, जो एक बार चला गया वो आना नहीं चाहता, ये बात तो है। उसको उसको वो पुराना जंगल राज अभी भी याद ही है। और ये भी राज मंगल राज नहीं है, इसमें भी बहुत जद्दोजहद है, मैंने बताया आपको। तो बिहार के गरीबी का सुधार तभी होगा जब कोई रियल में लीडर यहाँ पैदा होगा। वो लीडर नहीं जो जातिगत समीकरण करे, जोड़ तोड़ की राजनीति करे। वैसे लीडर से बिहार का भला नहीं हो सकता है। वैसा लीडर जो जान लगा दे, जान कुर्बान कर दे देश को, बिहार को बनाने के लिए 16 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे काम करने के लिए तैयार रहे, और कोई कंप्रोमाइज नहीं, कोई जातिवाद नहीं, कोई परिवारवाद नहीं। जातिवाद, परिवारवाद अभी भी बिहार में चल रहा है, खूब चल रहा है, और अफसरवाद भी चल रहा है। नौकरशाही की तो पूरी पौबारा है। डेली एक छापा पड़ता है, निगरानी का लाखों करोड़ों के का हिसाब किताब मिलता है। भ्रष्टाचार इतने चरम पर है। तो बिहार की गरीबी तो गरीबी है, बहुत गरीबी है। अब कैसे होगा सोचिए। मेरे समझ में तो जो बातें हैं मैंने बता दी, लेकिन मेरे बस में कौन क्या है। मैं तो बहुत लिखता पढ़ता हूँ, लेकिन कोई असर नहीं होता, मेरे खुद का काम नहीं होता है। तो मित्रों, मैंने जो समझा बिहार की गरीबी और इसके निदान के बारे में आपको बताया। आप इस पर अपनी राय दें, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ बेहतर बिहार बने। मुझे किसी नेता से, किसी की सफलता से कुछ लेना देना नहीं। कोई 20 साल राज करे, कोई 35 साल राज करे, कोई 15 साल राज करे, उससे क्या लेना देना मुझे। बिहार का बेहतर हो, लेकिन बिहार बेहतर हो नहीं रहा है। नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चूहा काट दे रहा है मरीज का पैर, और संजीव मुखिया घोटाला पर घोटाला करके पेपर लीक करा रहा है, और जिस अधिकारी के नौकरी के दौरान पेपर लीक हुआ, उस अधिकारी को दोबारा नौकरी मिल जाती है। और भी कई तरह टेंडर मैनेज हो रहे हैं। बिहार में क्या है आप लोग सब जानते हैं। सुधार, जब समस्या जानते हैं तो सुधार भी जानते हों, क्योंकि जो समस्या जान जाएगा सुधार भी जान जाएगा। भ्रष्टाचार बहुत बड़ी समस्या है, जातिवाद बहुत बड़ी समस्या है, अफसरशाही बहुत बड़ी समस्या है। धन्यवाद, नमस्कार।